हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आइए सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए आज का टॉपिक है 1857 के विद्रोह के कारण में प्रशासनिक एवं आर्थिक कारण। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने राजनीतिक कारण को जाना। आज हम प्रशासनिक एवं आर्थिक कारण का विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रशासनिक कारण। अंग्रेजों के शासन से भारतीय संतुष्ट नहीं थे। उन्हें नवीन शासन पद्धति को समझने की कठिनाई थी। जिस शासन को वे सदियों से देखते आ रहे थे वह समाप्त कर दिया गया था। नवीन शासन पद्धति को वे शंका की दृष्टि से देखते थे। कंपनी के सभी प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य कंपनी के हितों की ही सुरक्षा थी। प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त था। न्याय में धन और समय का अपव्यय होता था, परंतु सामान्य जनता को न्याय नहीं मिलता था। नवीन शासन से अनेक व्यक्तियों और वर्गों की हानि हुई थी। जागीरदार, तालुकेदार, राजवंश के व्यक्ति जो शासन से संबंधित थे और उससे विभिन्न प्रकार के लाभ और विशेष अधिकार प्राप्त करते थे, वे हटा दिए गए थे, क्योंकि अंग्रेजी शासन में उनकी आवश्यकता नहीं थी। वे सभी अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। प्रत्येक भू राजस्व व्यवस्था में किसानों का शोषण और उत्पीड़न बढ़ता ही गया। अंग्रेजों ने लगान व्यवस्था में जो परिवर्तन किए थे उससे भारतीय असंतुष्ट थे। किसानों को अधिक लगान देना पड़ता था और जमींदारों को विशेष अधिकारों के उपयोग का अवसर नहीं रहा था। अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था भारतीयों के अनुकूल नहीं थी। कंपनी की नौकरियां देने में प्रजातीय विभेद की नीति अपनाई गई। प्रशासनिक, न्यायिक और सैन्य सेवाओं में भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखा गया। उन्हें निम्न ओहदे ही दिए गए। यूरोपियनों के समान उन्हें वेतन और अन्य सुविधाएं भी नहीं दी गई। अंग्रेजों की पुलिस व्यवस्था उस समय तक उचित रूप से स्थापित नहीं हुई थी तथा नागरिकों को सर्वदा अपने धन और अपने जीवन रक्षा का भय रहता था। देशी नरेशों के राज्यों के अधिग्रहण किए जाने के बाद उन राज्यों में बेकारी और भूखमरी की समस्या उठ खड़ी हुई। इनके अतिरिक्त अंग्रेजी शासन के कुछ अन्य दोष भी थे। भारतीय अंग्रेज अधिकारियों से नहीं मिल सकते थे जैसे वे अपने जमींदारों या तालुकेदारों से मिल लेते थे। अंग्रेजी शासन की एक मशीन की भांति कार्य करता था जिसमें व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं था। भारतीय सदियों से व्यक्तिगत शासन को देखते आ रहे थे। इस कारण यह शासन उनकी भावनाओं के अनुकूल नहीं था। फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को शासन और न्यायालयों की भाषा बना देने से भारतीय असंतुष्ट थे। अंग्रेजों का भारतीय को प्रशासनिक सेवाओं में सम्मिलित न करना एक अन्य बड़ी बुराई थी। सैनिक और असैनिक सभी सार्वजनिक सेवाओं में उच्च पद यूरोपियन व्यक्तियों के लिए ही सुरक्षित रखे जाते थे। शिक्षित भारतीय भी अंग्रेजी शासन से असंतुष्ट थे। शिक्षित भारतीयों को
यह आशा थी कि शिक्षा के प्रसार के साथ साथ उन्हें राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन अंग्रेज़ों की ऐसी कोई इच्छा न थी। शिक्षित भारतीयों को शासन में कहीं भी शामिल नहीं किया गया था। अब हम आर्थिक कारण पर चर्चा करेंगे। आर्थिक कारण। भारत में अंग्रेज़ों के शासन का मूल आधार भारत का आर्थिक शोषण था। अंग्रेज़ों के शासन का प्रारंभ सर्वप्रथम बंगाल में हुआ था और 18वीं सदी के अंत तक बंगाल की जनसंख्या 1/3 रह गई थी और सूबे की 1/3 भूमि जंगलों में परिणत हो गई थी, जहां जंगली जानवरों के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। यही स्थिति धीरे धीरे संपूर्ण भारत में हो गई। अंग्रेज़ों ने पूरा लाभ उठाया और भारतीयों का हित के प्रति वे कोई काम ना करके वे उद्योगों को आगे बढ़ाया, यानी कि भारतीयों के लाभ को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपने लाभ पर ध्यान दिया। इसी कारण संसार का सबसे धनवान देश सर्वाधिक निर्धन हो गया। अंग्रेज़ों की व्यापारिक नीति ने भारत के व्यापार और उद्योग धंधों को नष्ट किया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार तथा उसके शासन प्रबंध के फलस्वरूप लोगों के समक्ष आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था थी और भारत की व्यापारिक लूट ही उनके मालिकों का प्रधान उद्देश्य था। धीरे धीरे कर जिन प्रदेशों पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया, वहाँ के व्यापार पर अंग्रेज़ों ने एकाधिकार स्थापित किया तथा वहाँ के घरेलू उद्योग धंधों को नष्ट कर डाला। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई और बेकारी की संख्या बढ़ने लगी। अंग्रेज पूंजीपतियों ने अपनी पूंजी का प्रयोग भारत में आरंभ कर दिया था। इसमें भारत की संपत्ति इन पूंजीपतियों के हाथ में चली गई थी। अंग्रेज़ों के भारत में आने से पहले भारत कृषि प्रधान देश था तथा उसके उद्योग और व्यापार भी काफ़ी उन्नत थे, जिससे भारत सदियों से विदेशों से व्यापार का अपार धन प्राप्त करता था। परंतु अब अंग्रेज़ों ने अपनी राजनीतिक सत्ता का पूरा लाभ उठाया और हर प्रकार से भारतीयों की कीमत पर अपने उद्योगों और व्यापार को बढ़ाया। सन 1769 ईस्वी 1769 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने यह नीति अपनाई कि वे इंग्लैंड जाने वाले भारत के बने हुए माल पर बहुत अधिक कर लेते थे और भारत के कच्चे माल पर बहुत कम निर्यात कर था। इसके विपरीत जो माल इंग्लैंड से भारत आता था उस पर बहुत कम आयात कर था। इस प्रकार कंपनी ने यहाँ के सभी आर्थिक संसाधनों, कृषि उद्योग और व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। साथ ही कृषि का वाणिज्यीकरण कर भारत को कच्चे माल की आपूर्ति का निर्यातक बना दिया गया। मुक्त व्यापार की नीति से यहाँ के कुटीर उद्योग समाप्त हो गए। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो जाने के कारण भारत के उद्योगों पर और भी बुरा प्रभाव पड़ा। भारतीय उद्योग, जो अंग्रेज़ों की व्यापारिक नीति के पहले ही बसे हुए थे, मशीनों से पनपे हुए अंग्रेज़ों का मुकाबला ना कर सके। भारत इंग्लैंड के लिए सिर्फ कच्चा माल भेजने लगा और उसी माल से बनी हुई वस्तुओं को ऊंची कीमत पर खरीदने लगा। इससे इंग्लैंड के उद्योगों की तो उन्नति हुई, परंतु भारत आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल नष्ट हो गया। अंग्रेज़ों द्वारा भारत का रक्त चूसने की
इस नीति ने भारत को दरिद्र बना दिया। अकाल, भूखमरी, बेरोजगारी, निर्धनता भारतीयों की नियति बन गई। आर्थिक नीतियों से कृषक, जमींदार, कारीगर, दस्तकार, छोटे व्यापारी सभी के बुरे दिन आ गए। लॉर्ड बेंटिक ने कर विमुक्त तथा इमाम की भूमि को छीन लिया था। डलहौजी ने इमाम कमीशन नियुक्त कर दक्षिण भारत की 30,000 जमींदारियां जब्त कर ली थी। इससे लोगों में बड़ा असंतोष फैला था, क्योंकि इससे बहुत से भूपति दरिद्र हो गए थे। अंग्रेजों ने धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं की कर मुक्त भूमि पर भी अधिकार कर लिया। इससे असंतोष बढ़ा और प्रतिरोध की भावना बढ़ी। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण का शेष भाग जारी रखते हुए आगे पढ़ेंगे।